सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। सॉल्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा था और सॉल्यूशन में अपन ने कई सारी चीजें देख ली थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन पर अपन ने बहुत ज्यादा गौर करा था। अब आज हमारा सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें अपन डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ। अगर आपने सॉल्युबिलिटी समझ ली तो आपकी हेनरी लॉ बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और यहां पर अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IIT 2009 में आया हुआ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल था। मेनली उसने क्या करा था, हेनरीज लॉ और जो अपन ने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उन दोनों को मिक्स करके बनाया था। मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेंस में क्या होता है, IIT में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई कि एग्जामिनर जो होता है उसकी ये चॉइस होती है कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मिलाया जाए, उससे एक क्वेश्चन तैयार किया जाए, जिससे आपका लेवल भी क्या हो जाए भाई, बढ़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश करता है। याद रखना है यहां पर आपका डाल्टन्स लॉ जो है बड़ा काम का है भाई, हर कहीं पे आ सकता है, ठीक है। वो आपके राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को भी मिला सकता है, वो हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ को भी मिला सकता है। अपन ने राउट लॉ और डाल्टन लॉ के क्वेश्चन तो कर लिए, वो किस तरह से मिलाता है। अब अपन बात करेंगे कि हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ को किस तरह से मिलाता है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, फिर अपन हेनरीज लॉ पर आएंगे जो सॉल्युबिलिटी का ही एक कुछ फैक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में, ठीक है। सॉल्वेंट आपका फिक्स होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग सॉल्युबिलिटी आती। वाटर में कोई सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा और कोई सॉल्यूट वाटर में कम डिसॉल्व होगा। मतलब सॉल्यूट चेंज करोगे, ठीक है, या सॉल्यूट चेंज करो या सॉल्वेंट चेंज करो, आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होने वाली है। अगर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी देख रहे हो तो सॉल्वेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट कितना सॉल्युबल है, कब तक सॉल्युबल, कितना मैक्सिमम सॉल्युबल हो सकता है, जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना ले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि अब घुलना बंद हो जाए। मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है। जैसा आप बोलते हो ना कि भाई आज मैंने गलेगा यहां तक पढ़ लिया है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। मतलब मैं मैक्सिमम पढ़ सकता था वो मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। कि सर हम तो ऐसा कभी नहीं बोलते, ठीक है, हम तो कभी इतना पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तुम लोग पढ़ते होगे, कुछ तो पढ़ते होगे यार, ठीक है। तो अब यहां पर अपन डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि amount of solute mainly ग्राम्स में लिया जाता है, इन ग्राम्स, dissolve in यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम, 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट to form saturated solution, at given temperature and pressure, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जनरली डिसॉल्व हो रहा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में आपका कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। कब तक डिसॉल्व होगा, जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बना ले, मैक्सिमम जब तक घुल रहा है।
ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। आपका सॉल्वेंट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग सॉल्युबिलिटी आती है। ठीक है, तो अपन इसका फील लेते हैं कि इसका फील क्या है। जैसे कि समझो आपके पास एक सॉल्वेंट है 1 लीटर, आपके पास क्या है, एक सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट कितना है भाई, 1 लीटर आपके पास ये सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम ये डिसॉल्व हो सकता है। मैक्सिमम कब तक डिसॉल्व होगा, जब तक कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना ले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि भाई एक ऐसी स्टेज भी आएगी ना जिस पर ये सॉल्यूट बोलेगा कि अब मैं नहीं घुल सकता भाई, अब मैं यहां तक आ चुका हूं। जैसे तुम बोलते हो ना कि भाई अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि अब मैं यहां तक भर चुका हूं, उसी तरीके से ये सॉल्यूट बोल रहा होगा कि भाई अब मैं डिसॉल्व नहीं हो सकता, जितना डिसॉल्व हो सकता था वो मैं हो चुका हूं। ठीक है, मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक बनाएगा, ठीक है, तो जितनी जो सॉल्यूबल होगा, जितना ये ग्राम सॉल्यूबल होगा 1 लीटर सॉल्वेंट में, वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। अब जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, उसे अपन अलग अलग टर्म में मेजर करते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी को अपन अलग अलग टर्म में मेजर करते हैं। अपन ग्राम पर लीटर कि कितना ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसे सॉल्युबिलिटी नापते हैं। या फिर अपन कभी कभी मोल पर लीटर भी लेते हैं कि कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर सॉल्वेंट में, सॉल्युबिलिटी नापते हैं। और इस चैप्टर में अपन एक खास बात देखेंगे कि यहां पर जो सॉल्युबिलिटी मेजर करेंगे वो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में बात करेंगे कि कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना रहा है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। अब अपन थोड़ा सा फील लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, कि इस गैस का, एक्स गैस है कोई, उस गैस का कितना मोल 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो इस मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी अपन क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में नया आया है भाई, हेनरीज लॉ में यही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये बात हुई सॉल्युबिलिटी की। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है भाई फैक्टर्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है भाई नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि अलग अलग सॉल्यूट और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसा तुम लोगों ने सुना होगा यार कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी में घुलता है। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा, सुना है ना भाई, ठीक है, सुना है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, हमने तो नहीं सुना, ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा हमने तो नहीं सुना, ठीक है, सुना होगा भाई। अपने मन की आंखों से देखो, मन के कानों से, आंखों से थोड़ी दिखता है, आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है। ठीक है, मन के कानों से सुनो बेटा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अपन ने देखा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसी में घुलता है। जैसा आपने देखा होगा यार कि आपका जो पोलर सॉल्यूट होता है, जो आपका पोलर सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाता है, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, और जो आपका नॉन पोलर सॉल्यूट होता है, जो आपका नॉन पोलर सॉल्यूट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, पोलर क्या मतलब, जिसका डायपोल मोमेंट क्या, 0 ना हो। जैसे आपका NaCl पोलर है, तो ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होगा, बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी आएगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका पास है CCl4, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, इसमें ये अच्छा सॉल्युबल होगा। ठीक है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में होता है। अब सॉल्यूट चेंज कर दो आप,
कि अगर वाटर में CCl4 की सॉल्युबिलिटी देखेंगे बहुत कम, अगर NaCl की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में देखेंगे बहुत कम, क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। अगर वहीं पे अगर मैं सॉल्वेंट चेंज कर देता हूं कि अगर NaCl को बेंजीन में डालूं यार, ठीक है, पहले वाटर में डालूं फिर बेंजीन में डालूं, अलग अलग सॉल्युबिलिटी आएगी। वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा, बेंजीन में सॉल्युबिलिटी बहुत कम। और यहीं अगर मैं CCl4 को उठाकर बेंजीन में डालूंगा सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया, और यहां पर अगर CCl4 को उठाकर वाटर में डाला तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम। ठीक है, तो यहां पर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे पोलर पोलर में सॉल्युबल है, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल है, वैसे ही अगर आप सॉल्यूट चेंज करोगे या सॉल्वेंट चेंज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जानते हो भाई, टेम्परेचर 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 का इफेक्ट बहुत बड़ा है। शॉर्ट में समझ लेते हैं इसे। जैसे कि समझो कि आपके पास सॉल्यूट है, आपके पास सॉल्वेंट है, इन दोनों को मिलाया, क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन का फॉर्म होना, ये जो रिएक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर ये प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक का मतलब समझते हो, एंडोथर्मिक मतलब यहां पर जो हीट चेंज है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन माइनस हीट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर डेल्टा H यहां पर पॉजिटिव आ जाए तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, कभी सुना याद आ रहा है बेटा, भूली बिसरी यादें जो हैं तुम्हारी 11th की, ठीक है, जो 11th के पाप तुम छोड़कर आ गए हो 12th में, ठीक है, वो कुछ याद आ रहे हैं। ऐसा लीच-एटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने कुछ सुना होगा। तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आपकी होती है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो रिएक्शन का, क्या करते हो, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और रिएक्शन का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगी तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्यूशन बना रहे होंगे। मतलब यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अगर वही रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो, वही रिएक्शन आपकी क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब यहां पर जो हीट चेंज है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, माइनस हीट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो यहां पर ये दोनों कम सॉल्युबल होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, और आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये कम हो गई। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया भाई, और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लिया। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिपेंड करते हैं, जिसके दो फैक्टर अपन बात कर चुके हैं, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर। अब जो तीसरा है प्रेशर, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड फैक्टर, दैट इज प्रेशर। अभी तक अपन दो फैक्टर पर बात कर चुके हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा हमारे पास टेम्परेचर। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास प्रेशर। तीसरा कौन सा फैक्टर है भाई, प्रेशर। तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर, प्रेशर 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 प्रेशर। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्यूट, इन दोनों सॉल्यूट पर ज्यादा नहीं देखा जाता है। आप समझ सकते हो सॉलिड और लिक्विड पहले से ही बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं। आप उन्हें प्रेशर डालकर, ठीक है, या कम कर कर उनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये पहले से ही कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, पहले से ही कंप्रेस्ड होते हैं, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं, ये ध्यान रखें, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। ठीक है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड।
ठीक है। लेकिन यहां पर जो गैसियस सॉल्यूट होता है, यहां पर जो गैसियस सॉल्यूट होता है, ठीक है, इनका तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, सॉलिड और लिक्विड का तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो गैसियस सॉल्यूट है उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। आप प्रेशर लगाओगे वो अपना शेप चेंज करते हुए उसमें जो भी आपका विगर रहेगा उसमें आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूट पर आपके चांसेस बनते हैं कि प्रेशर के इफेक्ट से आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो, बढ़े ये कम हो, इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये प्रेशर के इफेक्ट से किस तरह से चेंज होगी उसकी बात करते हैं। तो ऐसा देखा गया गैसियस सॉल्यूट में चांसेस हैं भाई, गैसियस सॉल्यूट में क्या है, चांसेस हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो। ऐसा देखा गया गैसियस सॉल्यूट में कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas, is directly proportional to partial pressure of gas above its लिक्विड सरफेस। कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है लिक्विड सरफेस की ऊपर, ठीक है, अबव इट्स लिक्विड सरफेस। जैसा फील लेते हैं यार कि जैसे समझो कि हमारे पास ये है, ये लिक्विड है, लिक्विड की ये सरफेस है। अब इस लिक्विड की सरफेस पर कोई गैसेस है, जैसे O2 है, ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहां पर इनका कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कि इस लिक्विड सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अगर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज्यादा ये पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा, उतना ज्यादा इस लिक्विड में ये गैस क्या हो रही होगी, सॉल्युबल हो रही होगी। तो किसी भी लिक्विड में कितनी गैस सॉल्युबल है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर वो गैस कितना पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रही है। पार्शियल इसलिए लिया क्योंकि यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही गैस हो, अलग अलग गैस भी हो सकती है भाई, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा होगा ना, सिर्फ ये अकेला थोड़ी प्रेशर लगा रहा होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन लगा रहा है या सिर्फ नाइट्रोजन लगा रहा है या सिर्फ हाइड्रोजन लगा रहा है, नहीं, यहां पर ऑक्सीजन भी प्रेशर जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन भी कर रहा है और नाइट्रोजन भी कर रहा है। तो यहां पर अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कितना सॉल्युबल होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है अबव इट्स लिक्विड सरफेस, की उसकी लिक्विड सरफेस पर कितना है। तो अपन यहां से ऐसा लिख सकते हैं, ये जो अपन बात कर रहे हैं भाई, ये सारी चीजें, यही हेनरी लॉ होता है, यही क्या होता है, हेनरी लॉ। इस बात का ध्यान रखें, ये हेनरी लॉ है भाई। तो हेनरी लॉ से अपन ने क्या निकाला है, यहां पर ये देखा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, अबव लिक्विड सरफेस, की लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी गैस की। अब यहां पर समझो कि यहां पर हम जो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेनरीज लॉ में, वो किसके टर्म में कर रहे हैं, ना ग्राम के टर्म में कर रहे हैं कि कितना ग्राम गैस डिसॉल्व है एक यूनिट लीटर लिक्विड में, इसमें नहीं कर रहे हैं, मोल के टर्म में नहीं कर रहे हैं, हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में कर रहे हैं। यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है, यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है हेनरीज लॉ में, यहां पर हम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पता करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड।
इन लिक्विड, कि इस लिक्विड में उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है जिसे अपन x गैस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा फील लो यार, फील क्या है कि अब यहां पर कोई हाई ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, अपन किसके टर्म में मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, कि इस लिक्विड में, एक लीटर लिक्विड में हमारा जो मोल फ्रैक्शन है गैस का वो कितना होगा। आप जानते हो कि अगर यहां पर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन इस सरफेस पर लगा रही होगी, अगर वो ज्यादा होगा तो यहां पर इस लिक्विड में इसका मोल गैस का ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोल होगा गैस का उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होने वाला है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां पर अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above लिक्विड सरफेस, above लिक्विड सरफेस, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है जिसे अपन ने एक्स गैस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका हेनरीज लॉ कहलाता है, ठीक है। तो अपन इसे रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड अबव इट्स लिक्विड सरफेस से मैं पी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स गैस की। एक्स गैस का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और पी डैश का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव इट्स लिक्विड सरफेस। यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट आया कि पी डैश इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, ठीक है। ये जो टर्म निकला है, ये जो एक्सप्रेशन निकला है, यही हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन होता है। यहां पर तुम्हें पता है पी डैश क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव इट्स लिक्विड सरफेस, एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और यहां पर जो केएच आया है वो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ये हेनरीज कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें, ये हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो केएच है उसकी यूनिट क्या होगी, केएच जो है उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती। अब जो यूनिट पार्शियल प्रेशर की रहेगी वही यूनिट किसकी होने वाली है, केएच की होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट ऑफ केएच है, यूनिट ऑफ केएच जो है वो किसके बराबर है, सेम एज यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट है वही, मतलब इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, इसकी यूनिट हो सकती है भाई एटीएम, अगर ये पार्शियल प्रेशर एटीएम में है, आप इसकी यूनिट हो सकती है पास्कल, इसकी यूनिट हो सकती है बार, इसकी यूनिट क्या हो सकती है एमएम ऑफ एचजी, ठीक है। मतलब जो प्रेशर की यूनिट रहेगी, जो पार्शियल प्रेशर की यूनिट रहेगी वही इसकी यूनिट हो सकती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं है, जो भी यूनिट आएगी वो पार्शियल प्रेशर की आएगी, ठीक है। तो जो यूनिट इसकी रहेगी वही यूनिट क्या रहने वाली है भाई, केएच की रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी तक प्रेशर के इफेक्ट में अपन ने क्या सीखा कि जो प्रेशर का इफेक्ट है वो सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्यूट पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। लेकिन गैसियस जो सॉल्यूट है उन पर चांसेस बनता है कि वहां पर प्रेशर चेंज कर आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर दिया जाए। तो अब यहां पर जो सॉल्युबिलिटी देखी गई प्रेशर के इफेक्ट से वो ऐसी देखी गई कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसी भी लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव इट्स लिक्विड सरफेस, और यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है उसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कि कितना मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है। उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे समझो कोई गैस है उसका मोल फ्रैक्शन है 2, ठीक है, 2/4, ठीक है, फिर 3/4 हो गया, मतलब क्या हो रहा है, पहले 2/4 था, फिर कितना हो गया 3/4, मतलब क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ रहा है,
और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ रहा है, मतलब वो गैस उस लिक्विड में उतनी ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो लास्ट एक्सप्रेशन निकला है हमारे पास, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव इट्स लिक्विड सरफेस इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से अपना लास्ट एक्सप्रेशन निकला है हेनरीज लॉ का, और KH हेनरीज कांस्टेंट है और KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और बातें। तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकलता है हेनरीज लॉ का कुछ इस तरह से कि P डैश इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस। ठीक है, एक्स ऑफ गैस, ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकलता है। ठीक है, अब यहां पर समझना भाई, ठीक है, यहां पर समझना, ये एक्स ऑफ गैस है। ठीक है, अब यहां पर P डैश क्या है? P डैश है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, यहां पर समझ लेना भाई इन टर्म्स को, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस की, लिक्विड सरफेस पर के ऊपर कितना पार्शियल प्रेशर लगा रही है गैस। एक्स ऑफ गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड की गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है? KH हेनरीज कांस्टेंट है। अब यहां पर देखो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है P इक्वल टू P डैश इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैसियस। अब यहां पर समझो, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं P डैश वर्सेस एक्स ऑफ गैसियस का, तो इसे अगर मैं y एक्सिस पे लेता हूं तो इसे मैं x एक्सिस पे ले लूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, इसे x एक्सिस पे ले लिया, ये मेरा क्या हो गया? स्लोप। और यहां पर c क्या है? 0, मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किस किस के बीच में? P डैश और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ये ग्राफ क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन आने वाला है। इसकी जो स्लोप होगी और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। ठीक है, इसकी जो स्लोप होगी, ये जो एंगल होगा, ठीक है, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होने वाली है? इसकी tan थीटा। और tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? P डैश, और ये अपन क्या है? एक्स ऑफ गैसियस। तो ये किसके बराबर होगा? P डैश अपॉन एक्स ऑफ गैसियस, दैट इज KH के बराबर। ठीक है, अगर आपको एक ग्राफ बना दिया जाए भाई, ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए, अगर कभी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो P डैश और एक्स गैसियस में ग्राफ बनवा लेगा और पूछेगा कि इस लिक्विड या इस गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, और जैसे ही स्लोप निकली वैसे ही आपका KH की वैल्यू आ गई। तो यहां से अपन ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो आपका KH है, ठीक है, या जो आपका KH है या एक्स ऑफ गैसियस जो है वो क्या है आपके पास? P डैश अपॉन KH, PH अपॉन KH। यहां से अपन को एक साफ दिख रहा है कि अगर मेरी KH की वैल्यू अगर ज्यादा होती है किसी गैस के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड उतना कम होगा, और जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड की वैल्यू कम आने वाली है, और जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा उतनी उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ठीक है, अब यहां पे समझो यार कि KH की वैल्यू गैस और जो आपका लिक्विड है उसके लिए अलग अलग होती। ठीक है, आप गैस चेंज करोगे आपकी KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप सॉल्वेंट चेंज करोगे आपके लिए KH की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो आपकी KH होता है, KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करता है। इन दोनों को चेंज करोगे आपकी KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रेशर का इफेक्ट देखें कि प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से होता है। ठीक है, अब यहां पे समझो कि अपन कुछ वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज ऑफ KH, वैल्यूज ऑफ KH। ठीक है, वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए, फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, इन वाटर, सॉल्वेंट को मैंने फिक्स कर दिया।
टेम्परेचर भी फिक्स कर देता हूँ, एट 20 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ। ठीक है, KH की डिफरेंट वैल्यूज है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं ये, जैसे कि आप समझो KH की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये किलो बार में है, इस बात का ध्यान रखें, और यहाँ पर गैसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो जैसे कि आपके पास हीलियम अगर गैस है तो उसके लिए KH की वैल्यू 140 किलो बार होती है, आपके पास हाइड्रोजन है तो उसके लिए वैल्यू 75 होती है, आपके पास अगर ऑक्सीजन है तो उसकी वैल्यू 35 किलो बार होती है। ठीक है, और अभी आपने सीखा कि आप देख रहे हो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो KH की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही। अगर KH की वैल्यू कम हो रही है तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि KH की वैल्यू कम होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो ऊपर से नीचे मूव करने पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे मूव करने पर KH की वैल्यू कम हो रही है, और KH की वैल्यू कम हो रही है तो मोल फ्रैक्शन गैस एंड लिक्विड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और जितना ये बढ़ेगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, तो KH की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उस गैस की सॉल्वेंट में। यहां पर मैंने सॉल्वेंट को फिक्स करा है क्योंकि सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग आएगी भाई, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है, इस बात का ध्यान रखें, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। प्रेशर का तो इफेक्ट देख लिया। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में ऐसा देखा गया, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ऐसा देखा गया कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस गैस का जो KH है वो बढ़ जाता है, और KH बढ़ेगा तो एक्स ऑफ गैसियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्स ऑफ गैसियस कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, एक्वेटिक स्पीसीज मतलब पानी में रहने वाले जीव बेटा। ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज मतलब एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल कब होती हैं, सर्दी में या गर्मी में। ठीक है, तुम कब होते हो पहले तो ये बताओ। ठीक है, तुम कब कंफर्टेबल होते हो, ठीक है, सर्दी या गर्मी। ठीक है, हम कभी नहीं होते सर। ठीक है, हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं। ठीक है, अब यहां पे समझना कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में होती हैं, ठंडे पानी में जो है ना वो ज्यादा खुश रहती हैं। ठीक है, और गर्म पानी में क्या होगा, गर्म पानी में वो अनकंफर्टेबल रहती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की तो जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए। अब ऑक्सीजन कहां पर ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठंडे पानी में या गर्म पानी में। अपन ने अभी देखा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड कम हो जाती है, तो ठंडे पानी में एक्वेटिक स्पीसीज क्या होंगी, ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि वहां पर जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और गर्म पानी में क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगी। ठीक है, वो बोल रही होंगी हमें दूसरे बीकर में डाल दो जहां ठंडा पानी है। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एक पॉइंट की जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, एक्वेटिक स्पीसीज are more comfortable, aquatic species are more comfortable in cold water as compared to hot water। कभी कभी आपको ठंडा पानी ना कहकर एक सीजन दे दिया जाएगा, कौन सा सीजन, सर्दी। ठीक है, विंटर। ठीक है, और हॉट वाटर की जगह क्या कर दिया जाएगा, गर्मी, दैट इज समर। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज विंटर में ज्यादा कंफर्टेबल होंगी एज कंपेयर टू समर, क्योंकि विंटर में या कोल्ड वाटर में क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, विंटर में जो एक्स ऑफ O2 होने वाला है इन वाटर वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, और यहां पर क्या होने वाला है, एक्स ऑफ O2 इन वाटर क्या होने वाला है, कम होने वाला है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर आपका KH डिफाइन करता है। ये हेनरीज लॉ की कुछ कहानी हुई। अब हेनरीज लॉ पर कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास हेनरीज लॉ में फ्रेम होने वाले हैं। हेनरीज लॉ में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 290 डिग्री केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन was हेनरीज लॉ में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, if nitrogen gas is bubbled through water at 290 degree Kelvin, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert partial pressure 0.987 bar, given that kH for nitrogen at 290 degree Kelvin is 76.84 किलोबार। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस को बबल्ड कर रहे हैं थ्रू वाटर, कितने टेम्परेचर पर, 293 केल्विन टेम्परेचर पर। हमसे ये पूछा गया है कि कितना मिलीमोल्स नाइट्रोजन का डिसॉल्व होगा 1 लीटर वाटर में। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो कितना पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा है, 0.987 बार, और KH फॉर नाइट्रोजन कितना गिवन है, 76.84 किलोबार। अब यहां पर अगर बात करें अपन को क्या क्या चीजें गिवन है, यहां पर अगर बात करें कि पार्शियल प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा है भाई 0.987, इतना बार प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, KH की वैल्यू कितनी गिवन है, KH की वैल्यू गिवन है हमारे पास 76.84 किलोबार। किलोबार का मतलब 10 की पावर 3 बार। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे के रखा हुआ है, कितना सॉल्वेंट है हमारे पास, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 ml, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, मतलब ये हमारे पास 1000 ग्राम है, और कितना मोल प्रेजेंट होगा, 1000/18, दैट इज 55.55 मोल हमारे पास वाटर होगा। 55.55 हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें कि हमें मिली मोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन के जो 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर अगर बात करें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, P डैश इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ गैस। ठीक है, एक्स ऑफ गैस मतलब एक्स ऑफ नाइट्रोजन, अपन मान सकते हैं कि यहां पर क्या जाएगा भाई, एक्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहां पर P डैश कितना है, P डैश है हमारे पास 0.987, KH की वैल्यू कितनी है 76.84 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर जो एक्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.987 डिवाइडेड बाय 76.84 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इस 10 की पावर 3 को ऊपर लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो यहां से जब एक्स ऑफ नाइट्रोजन सॉल्व करोगे तो वो कितना आने वाला है आपके पास, वो आने वाला है आपके पास 1.29 इंटू 10 की पावर -5। 1.29 इंटू 10 की पावर -5 मतलब बहुत कम। जो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन होगा 1 लीटर वाटर में वो बहुत कम है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब यहां पर अगर थोड़ी सी बात करें कि ये जो मोल फ्रैक्शन आने वाला है, जो आया है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, बहुत कम डिसॉल्व हुई है। तो यहां से ये जो नीचे वाला नाइट्रोजन है उसे अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होगा, इसे अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से क्या जाएगा, एन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन एन ऑफ वाटर। एन ऑफ वाटर कितना है 55.55 इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो एन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, एन ऑफ नाइट्रोजन होगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.55। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.716 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें मोल्स फाइंड नहीं करना है, हमें मिली मोल्स फाइंड करना है। तो ये 10 की पावर -3, ठीक है, ये मिली हो गया। तो हमारे पास नाइट्रोजन के मिली मोल्स कितने होंगे, 0.716 मिली मोल्स होने वाले हैं
नाइट्रोजन के जो डिसॉल्व होंगे 1 लीटर वाटर पर, जिसका KH 76.84 किलोबार है, और जो पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा 0.987 बार पर। ठीक है, तो इतने मोल्स नाइट्रोजन के लगभग डिसॉल्व होंगे 1 लीटर वाटर में। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही चला जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, बड़े दूर दूर हैं भाई। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 0.72 वो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो IIT 2009 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेनरीज लॉ पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन का बड़ा रूल है भाई। ठीक है, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया है। ठीक है, सो क्वेश्चन को जिस तरह से, ये IIT 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जिस तरह से है, द हेनरीज कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस in water at 298 Kelvin is 1 into 10 की पावर 5 atm. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. याद रखना है क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8. द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर कितना होगा भाई। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट हमको दे के रखा हुआ है नाइट्रोजन का, वो 10 की पावर 5 atm है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर गिवन है 0.8। हमसे पूछा है कि कितना मोल नाइट्रोजन का डिसॉल्व होगा फ्रॉम एयर से 10 मोल वाटर में एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। ठीक है, हमें मोल्स निकालना है नाइट्रोजन के। अब वो किस तरह से निकालेंगे उसकी बात करते हैं। हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है भाई कि हमें सबसे पहले KH गिवन है। KH कितना है, KH है हमारे पास 1 into 10 की पावर 5 atm। ठीक है, और क्या गिवन है हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर इन वेपर फेज कितना है 0.8, और हमें गिवन है मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर कितना है भाई हमारे पास कि 10 मोल है। ठीक है, और हमसे टोटल प्रेशर P टोटल कितना गिवन है 5 atm है भाई। ठीक है, हमें P डैश हेनरीज लॉ आता है, P डैश इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह नाइट्रोजन ले सकते हैं भाई, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो P डैश निकालने की कोशिश करते हैं कि P डैश हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमें P डैश गिवन नहीं है, हमें KH पता है, और ये हमसे पूछा है, हमने pH के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन pH निकालने के लिए उसने यहां पर हिंट दी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना है 0.8। तो आप जानते हो डाल्टन्स लॉ से कि जो P डैश होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर P डैश ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, Y ऑफ नाइट्रोजन कितना है 0.8, P टोटल कितना है हमारे पास 5, दैट इज यहां पर कितना होगा भाई हमारे पास कि 0.8 इंटू 5 दैट इज 4 atm। तो P डैश कितना आ जाएगा हमारे पास 4 atm का। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे, P डैश कितना आ गया 4, KH की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 इंटू x ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहां पर जो x ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 इंटू 10 की पावर -5। x ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। कितनी वैल्यू है इसकी 4 इंटू 10 की पावर -5। अब यहां पर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना है 10 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5। आप देख रहे हो कि जो मोल फ्रैक्शन आया है नाइट्रोजन का 10 मोल ऑफ वाटर में वो बहुत कम है। तो यहां पर ये वाला टर्म है उसे अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10। तो यहां से आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। ये हमारा मोल्स डिसॉल्व होगा 10 मोल वाटर में, 4 इंटू 10 की पावर -4।
तो कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, क्योंकि यहां पर उसने क्या करा था, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करा। एक तो आपका हेनरीज लॉ और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट उठा लिया उसने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन दोनों को मिक्स कर दिया उसने, और जैसे ही मिक्स करा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आया आईआईटी 2009 में। आईआईटी की खास बात ये होती है बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है यार, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन देता है। यहां से आपका हेनरीज लॉ भी क्लियर हुआ, और ये जो पार्ट था आपका ये तो डाल्टन से आया है, ये तो हमारा डाल्टन बोलता है ना भाई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है वो हेनरी से, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया उसने, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक आता है हमारे पास, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसकी बात करते हैं और इस चैप्टर की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है उसकी बात करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो, और जब आप उसे बॉईल करो तो उसका जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होता है विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, ठीक है। उस मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तब अप्लाई करते हो जब, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनका क्या हो भाई, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। लेकिन ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक बॉइल करते हैं, तो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करते हो जिसकी मदद से आप इनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब इनके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपके पास HCl प्लस वाटर, ठीक है। HCl वहां पर होना चाहिए 20.2% बाय मास, और ये होना चाहिए 79.8% बाय मास, ठीक है। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। दूसरा एग्जांपल है HNO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो है वो 68% बाय मास होना चाहिए HNO3, और वाटर 32% बाय मास होना चाहिए। जो आपका इथेनॉल है और वाटर है वो भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, जिसमें इथेनॉल का जो मास परसेंटेज होगा वो कितना होना चाहिए, 95.6%, और जो वाटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4.4%, ठीक है। अब इन दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि HCl का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होते हैं। अगर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अगर देखा जाए तो यहां पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कितना आता है, हमारे पास आता है 383.5 डिग्री केल्विन। इसका क्या आता है भाई, हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है। इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे इस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कितना आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है हमारे पास 393.5 केल्विन, ठीक है। और यहां पर अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है हमारे पास 351.5 केल्विन, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बॉइल होता है, ठीक है। अब यहां पर जो काम की बात है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में वो ये है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और दूसरा है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट
एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वही है जो अपन ने कहां पर पढ़ा है, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वही है जो अपन ने पढ़ा है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब यहां पर जब आप देखोगे ना, ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो आपके नेगेटिव डिविएशन के, वो आपके क्या हैं, नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल हैं, और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल है, ये आपके पास पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल। नॉर्मल सी बात है, यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो, नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या, कि उसका वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कैलकुलेटेड से कम आ रहा है। अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम आ रहा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है, उसका एग्जांपल क्या है भाई, जो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के एग्जांपल हैं, वही आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल होने वाले हैं। दूसरा हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, ठीक है, आप जानते हो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रेटर होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में कौन आ जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये इतनी सी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सबसे जरूरी क्या है, इनके एग्जांपल्स, और ये बात कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कभी फॉर्म नहीं करते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमेशा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे, और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी मेथड यूज करते हैं अपन, इसे सेपरेट करने के लिए जो मेथड है वो कौन सी है, एज़ियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। याद रखना है, एज़ियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन अपन यहां पर यूज करते हैं, एज़ियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। ठीक है, ये बात है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और इसी स्क्रीनशॉट के साथ हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन लगातार क्वेश्चन भी देता है, इसलिए बहुत आराम से, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर उस सॉल्यूशन के जो वीडियोस हैं वो देखें भाई, क्योंकि आपके नंबर पक्के करेंगे वो वीडियोस। ठीक है, जितने वीडियोस देख लोगे उतने नंबर आपके पक्के होते जाएंगे। तो वीडियोस को भाई बड़े कॉन्सेंट्रेट होके देखें। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है भाई केमिस्ट्री अड्डा MP04 पर। ठीक है, अब यहां पर सॉल्यूशन खत्म होता है, अब बात आती है शॉर्ट नोट्स पर। ठीक है, मॉल कॉन्सेप्ट के अपन ने जैसे शॉर्ट नोट बनाए थे, उसी तरीके से अपन सॉल्यूशन चैप्टर को भी एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक पेज पर लाएंगे भाई, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। जब अपन एंड टाइम आता है ना, ड्रॉपर्स को शॉर्ट नोट की जो कीमत है, उन्हें एक्चुअल कीमत पता है ड्रॉपर्स को। ठीक है, जब उनके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं और आपको सिर्फ सॉल्यूशन रिवाइज करना है, तो आपके लिए शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं यार। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शॉर्ट नोट्स बनाएंगे सॉल्यूशन के, तो यहां पर आकर हमारा सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।